मेरे सभी दर्शकों को दीपक कुमार का नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मित्रों? आप सबों का अपने मंच पर पुनः अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे जनरेशन में निर्भया कांड हुआ था। ये एक बहुत गंभीर अपराध था जिससे खौफनाक हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा और बहुत प्रतिक्रिया हुई थी इसकी। पूरे देश दुनिया में लोग सिहर उठे थे सुनकर कि कैसे दिल्ली में एक लड़की के साथ चलती बस में दरिंदगी की 4-5 लोगों ने नशे की हालत में। और ये निर्भया कांड बहुत रुलाने वाला था। मित्रों, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक अपराध का जिक्र करने वाला हूं। इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। हम उस समय थे भी नहीं जब ये अपराध हुआ था, लेकिन आप सबों को रंगा बिल्ला नाम जरूर पता होगा। मुझे भी पता है, जबकि मैं उस वक्त नहीं था, मेरा जन्म नहीं हुआ था। फिर भी रंगा बिल्ला इतना पॉपुलर कैरेक्टर हो गया उस घटना के बाद कि फिल्मों में इसे यूज किया जाने लगा। निगेटिव कैरेक्टर्स का नाम रंगा और बिल्ला रखा जाने लगा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपराध का मामला था जो रंगा और बिल्ला ने अंजाम दिया था, जिसकी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा। प्लीज़ मोटिवेट कीजिएगा। मेरा जो ये प्रयास है समाज को जागरूक करने का, अपने बच्चों को और सोसाइटी को, कि वो लोग सावधान रहें, जाने कि क्या हुआ था पहले, क्या क्या होता है समाज में और कैसे कैसे लोग हमारे ही बीच रहते हैं जिनसे हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों, धौला कुआं दिल्ली में एक जगह है जहां पर ऑफिसर्स लोगों के लिए रेजिडेंस बना हुआ है। भारत सरकार के डिफेंस में काम करने वाले अधिकारियों के लिए वहां रेजिडेंस बनाया गया है। ऑफिसर्स मेस है, आर्मी कंटोनमेंट एरिया है और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं धौला कुआं के आसपास, जहां मदन मोहन चोपड़ा ये इंडियन नेवी में थे अधिकारी। ये रहा करते थे धौला कुआं में ही, उसी रेजिडेंस में, ऑफिसर्स मेस इलाके में। तो ये बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे मित्रों। नेवी में कैप्टन थे और इंडियन नेवी में, और इनके साथ इनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी। ये 1978 की बात है। आज से करीब 18 और 4 इधर हो गया, 44 साल पहले मित्रों। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी पहले की घटना है। ये अपराध जो रंगा और बिल्ला ने अंजाम दिया था, ये उस वक्त हुआ था जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। न तो उस वक्त टेलीफोन थे, मोबाइल थे, न कम्युनिकेशन का कोई बहुत ज़्यादा साधन था, न साइंस और टेक्नोलॉजी था। उस वक्त दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार थी देश में। अटल जी हमारे विदेश मंत्री थे और दिल्ली से ही थे। तो बता रहा था कहानी आपको, मदन मोहन चोपड़ा का खुशहाल परिवार धौला कुआं के पास ऑफिसर्स मेस में अपने सरकारी आवास में रहा करता था। इनकी बड़ी बेटी मदन मोहन चोपड़ा की, जिसका की नाम गीता चोपड़ा था, वो 16 साल की थी और उनका हाल फिलहाल ही 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ था दिल्ली के मैरी एंड जीजस कॉलेज में। ये बहुत नामचीन कॉलेज था। इनका छोटा भाई गीता चोपड़ा का, जो 14 साल का था, उसका नाम संजय चोपड़ा था। वो बाराखंबा रोड में एक बहुत ही नामी स्कूल में उस वक्त पढ़ा करता था। तो इनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का बड़ा शौक था। ये आर्मी के नेवी ऑफिसर्स की बेटी को, गीता चोपड़ा को, बच्ची थी अभी, जस्ट 10th पास करके 11th में गई ही थी। ये इतनी अच्छी कलाकार थी, अच्छा गाती थी कि ऑल इंडिया रेडियो पर इनका प्रोग्राम आने वाला था। मित्रों, वो डेट था 26 अगस्त सन 1978। ये शाम के 7 बजे से इनका प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर आने वाला था। गुरुवाणी या कुछ गाने वाली थी ये ऑल इंडिया रेडियो पर, और इनको ऑल इंडिया रेडियो पर 7 बजे रिपोर्ट करना था शाम को। उस दिन गीता चोपड़ा के पिता, जो कि अमूमन उस वक्त लोग स्कूटर दिल्ली में बहुत ज़्यादा यूज किया करते थे, बजाज का स्कूटर आज भी आपको दिल्ली की सड़कों पर दिखेंगे। उस वक्त के लोग जिन्होंने स्कूटर खरीदा था, उन्होंने आज तक स्कूटर रखा हुआ है। तो मदन मोहन चोपड़ा अपनी स्कूटर से अपनी बेटी को कॉलेज भी पहुंचाते थे और जहां जाना होता था। लेकिन उस दिन कुछ व्यस्तता की वजह से उसके पापा ने, गीता के पापा ने बोला कि बेटी तुम अपने छोटे भाई को लेकर आज ऑल इंडिया रेडियो चली जाना रिकॉर्डिंग के लिए, मैं तुमको रिसीविंग
प्रोग्राम तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, उसके बाद रिसीव करने आ जाऊंगा रात के 8 साढ़े 8 बजे, तुम ऑल इंडिया रेडियो में ही रुकना प्रोग्राम खत्म करके। और कह के इनके पापा कहीं निकल गए, कहीं मीटिंग थी या कोई पार्टी थी आर्मी के लोगों की, नेवी के लोगों की, उसमें वो व्यस्त थे। गीता चोपड़ा का प्रोग्राम 7 बजे था। ये ठीक 6 बजे तैयार होकर अपने छोटे भाई संजय चोपड़ा के साथ धौला कुआं निकलती है। और चूंकि वहां सभी लोग इनके जान पहचान के थे, वहां से इनको लिफ्ट मिल जाता है। दोनों भाई बहन अपने किसी परिचित की गाड़ी में गोल्ड डाक खाना तक आ जाती है। मित्रों, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है दिल्ली का, आप सब लोग जानते होंगे। यहीं पर सेंट कोलंबस कॉलेज है जिसमें शाहरुख खान भी पढ़ा करते थे। तो गोल्ड डाक खाना के पास इनके परिचित ने इन्हें उतार दिया, उनको कहीं और जाना था। वहां से ऑल इंडिया रेडियो दूसरे रास्ते में पड़ता था, ये संसद मार्ग पर स्थित था, अभी भी है ऑल इंडिया रेडियो संसद मार्ग पर। तो वहां से इन्होंने कहा कि अंकल आप उतार दीजिए, मैं किसी ऑटो टैक्सी में चली जाऊंगी। और दोनों भाई बहन गोल्ड डाक खाना के पास उतर जाते हैं। बस मित्रों, ये समय था करीब 6:25 शाम, और उसी वक्त एक पीले रंग की फिएट गोल्ड डाक खाना के पास से क्रॉस करती है, जिसको ये बच्चे टैक्सी समझकर इशारा करते हैं। वो टैक्सी रुक जाती है, वो टैक्सी ही थी। और उस टैक्सी को ड्राइव कर रहा था रंगा, और बिल्ला आगे बैठा हुआ था। पीछे फिएट की गेट खोल देता है बिल्ला, और दोनों भाई बहन पीछे बैठकर बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो चलो। संजय बहुत छोटा था, अभी 10th में ही था या 9th में था, उसे तो रास्ते का बहुत अंदाजा नहीं था। लेकिन गीता को पता था, वो बड़ी हो चुकी थी, वो 11th में थी, वो हमेशा निकलती थी अपने दोस्तों के साथ और टैक्सी में, ऑटो में। तो उसे पता था कि ऑल इंडिया रेडियो किधर है। वो गोल्ड डाक खाना से सही रास्ते पर जाती है वो टैक्सी, और आगे जाकर वो गलत रास्ते पर चली जाती है। अब गीता ने रोकना शुरू किया ड्राइवर को कि अंकल आप किधर जा रहे हैं, ये तो ऑल इंडिया रेडियो नहीं जाता। अब आपको मित्रों बताता हूं कि आखिर ये दोनों रंगा बिल्ला कौन थे। मित्रों, कहानी का ट्विस्ट अभी आने वाला है, बने रहिएगा मेरे साथ। और इस कहानी में क्या क्या हुआ, कैसे इन दोनों बच्चों ने वीरता और निडरता का झंडा गाड़ दिया पूरे देश और दुनिया में। इनको मिसाल बताया जाने लगा साहस और जुझारूपन का, ये आगे आपको बताऊंगा। ये रंगा और बिल्ला, ये दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। मित्रों, हरियाणा में रंगा उल्फ कुलजीत सिंह एक बस का ड्राइवर था मित्रों, और बिल्ला जिसका कि नाम दलजीत सिंह था, ये एक छोटा मोटा क्रिमिनल था। इसका काम ही था पैसे चुराना, किसी को छीन लेना, किसी का डकैती करना। तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक के रहने वाले थे, एक दूसरे को जानते थे। ये दोनों हरियाणा से मुंबई चले जाते हैं कि वहीं चलकर कमाई करेंगे। वहां भी इसने टैक्सी ही ली रंगा ने, और बिल्ला चूंकि क्रिमिनल माइंडेड था तो ये क्राइम प्लान करता था, और रंगा और बिल्ला दोनों मिलकर इसको करते थे। मुंबई में भी इन्होंने टैक्सी चुराई, गाड़ियां चुराई, लोगों को किडनैप किया, फिरौती वसूलते थे, कभी किसी कपल को पकड़ के अंधेरे में लूट लेते थे। मतलब शुद्ध रूप से ये दोनों छोटे मोटे अपराधी थे जो घूम घूम कर अपराध किया करते थे। अपना स्टेट छोड़ रखा था इन्होंने, कभी मुंबई में रहते थे, अभी मुंबई से भागकर फिलहाल ये 24 अगस्त को ही दिल्ली आए थे। दिल्ली में मजलिस पार्क के पास इन्होंने एक रूम ले लिया था, और उस दिन 26 अगस्त को गीता चोपड़ा को अपनी गाड़ी में बिठाने से पहले दिल्ली के अशोका होटल के पास से रंगा और बिल्ला ने ये पीले रंग की फिएट चुराई थी। वो अशोका होटल से चोरी कर भाग ही रहा था कि रास्ते में गोल्ड डाक खाना के पास गीता और संजय इसे दिख गए, और जिसे इन्होंने अच्छे कपड़ों में देखा, अच्छे दिखने में लगे, गोरे बच्चे थे। इनको लगा ये किसी बड़े घर के लड़के लड़कियां हैं जिनको किडनैप करने पर मोटा पैसा मिलेगा। इन दोनों ने तुरंत ही अपराध की योजना बनाई और दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठा लिया। यहां तक तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी, गीता ने विरोध किया कि नहीं गाड़ी रोको, आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हो हमें। तो रंगा तो ड्राइव कर रहा था मित्रों, बिल्ला जो कि बगल में बैठा हुआ था उसके पास करीब 3 फीट लंबा कृपान था। कृपान का मतलब आपको बताऊं, ये एक तलवार नुमा हथियार है जो सिख कम्युनिटी के लोग रखते हैं।
जनरली छोटा रखते हैं वो लोग, लेकिन ये चूंकि अपराधी था इसलिए इसने बड़ा वाला कृपान, करीब इतना लंबा कृपान रखा हुआ था अपने गाड़ी में। वो उस कृपान को दिखाकर डराने लगा, लेकिन फिर भी गीता और संजय ने हार नहीं मानी, डरे नहीं। इन दोनों ने प्रतिकार करना शुरू किया, गाड़ी में ही चिल्लाने लगे। संजय गाड़ी का शीशा गिराकर बाहर लोगों से मदद मांगने लगा, चिल्लाने लगा, जिससे कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर ये फिएट को रोकना पड़ा इनको। और अगल बगल करीब 3-4 और जो पैसेंजर्स थे, जो ऑटो में थे या जो स्कूटर्स थे, उन लोगों की नज़र पड़ती है इस फिएट पर कि 2 आदमी आगे हैं, पीछे 2 बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसमें से एक आदमी तो इस गाड़ी का पीछा करने लगा, वो स्कूटर से था, उसका नाम घनश्याम था मित्रों। ये घनश्याम थोड़ी दूर तक पीछा करता है, लेकिन रंगा बेहद ट्रेंड ड्राइवर था, वो बहुत तेजी से गाड़ी को निकाल लिया और स्कूटर वाले की नज़रों से ओझल हो जाता है। हालांकि स्कूटर वाले ने उसी वक्त 100 नंबर पे कॉल किया और इस गाड़ी का नंबर बताया कि इस गाड़ी में 2 बच्चे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या तो उन्हें किडनैप करके ले जाया जाएगा या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। इस तरह का उन्होंने 100 नंबर पे घनश्याम ने कॉल कर दिया, लेकिन उसने गलत नंबर बता दिया था। घनश्याम नंबर ठीक से नोट नहीं कर पाया, या पुलिस का जो ऑपरेटर था उसने गलत नंबर नोट कर लिया और उस दिन उस गाड़ी को कोई ट्रेस नहीं कर पाया। वैसे अब आपको बताता हूं कि ये गाड़ी जो है ऑल इंडिया रेडियो जाने के बजाय मित्रों बुद्धा गार्डन वाले रोड की तरफ मोड़ ली जाती है। दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को पता है कि ये आज से 45 बरस पहले बुद्धा गार्डन वाला रोड कितना बियावान, कितना सुनसान होगा। आज भी मित्रों ये रोड, इसमें बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, इसे रिंग रोड बोलते हैं शायद। और आज भी यहाँ सिर्फ पुलिस के 2-3 चेक पोस्ट मात्र हैं, कुछ सिग्नल्स हैं, कोई बड़ा आज भी उसको दिल्ली का ग्रीन जोन माना जाता है। और रात में अगर आप इस रोड से गुजरोगे तो डर लगेगा। तो 45 बरस पहले कैसा माहौल होगा, उस तरफ ये फिएट को मोड़ते हैं और भीतर हाथापाई होते रहती है। इन दोनों भाई बहन खुद को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि अपने कृपान से इस बिल्ला ने इन दोनों को घायल कर दिया था, कहीं कहीं पर इनको चोट लग चुकी थी और खून भी आ रहा था, जिससे ये डरे हुए थे। मित्रों करीब बीच इस बुद्धा गार्डन वाले रोड में जाने पर एकदम सुनसान में गाड़ी को रोक देते हैं ये दोनों, रंगा और बिल्ला। उसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं कि क्या किया जाए। पता चल जाता है इनको उनसे पूछने पर कि इनका पिता नेवी में ऑफिसर है, कमांड का कैप्टन है। तो इनको लगता है कि भाई ये तो सरकारी अधिकारी है, इनके पास तो बहुत पैसा नहीं होगा। रंगा तो ड्राइवर था, वो बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, लेकिन बिल्ला बहुत ही कुख्यात था, शुरू से ही गुस्सैल था और बहुत ही आक्रामक था। रंगा ने कहा कि इन दोनों बच्चों को छोड़ देते हैं, यहीं गाड़ी से उतारो और भागो। चूंकि ये पुलिस, ये अधिकारी का बेटा है, ये नेवी ऑफिसर है, ये हम लोग पकड़े जाएंगे। बिल्ला ने कहा बिल्कुल नहीं, इसको छोड़ दोगे तो भी हम पकड़े जाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है। तो क्या करना है, तो इसको मार दिया जाए। इन दोनों ने बात किया। रंगा मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी बिल्ला ने उसको कन्विंस कर लिया कि इसको छोड़ना मतलब अरेस्ट होना तय है। और इन दोनों ने प्लानिंग कर ली कि इनको मार देना है। वैसे कहा जाता है कि ये दोनों नशे में थे, ये दोनों ने कोई ड्रग्स लिया हुआ था, या तो शराब पी थी या गांजा वगैरह पी रखी थी। खैर उसके बाद ये उन दोनों बच्चों से कहते हैं देखो हम तुमको छोड़ देंगे, गीता तुम लड़की हो, तुम हाथ दो, कोई और गाड़ी को इशारा करो, अगर वो रुक जाती है तो उस गाड़ी को हम लोग छीन लेंगे, तुमको छोड़ देंगे और हम लोग उस गाड़ी से चले जाएंगे। इनको लगता है कि सही बोल रहा है ये, और ऐसा ही उसने सोच लिया कि भाई ये हमको छोड़ देगा। लेकिन ये दोनों तो बहुत ही कुख्यात अपराधी थे मित्रों। इन्होंने इसमें बिल्ला जो था वो गाड़ी में ही बैठता है और रंगा संजय को, छोटे भाई को कहता है तुम चलो बाहर आओ, हम लोग घूमते हैं, देखते हैं किधर से गाड़ी आ रही है किधर से नहीं। संजय उसकी बातों में आके बाहर निकलता है और बोल के जाता है उस छोटी सी उम्र में गाड़ी में कि मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि संजय घायल था, उसके हाथ पर तलवार से घाव लग चुके थे, खून गिर रहे थे, फिर भी वो साथ जाता है रंगा के। और रंगा उसे 100 मीटर आगे ले जाने के बाद
रोड के किनारे ही थोड़ा अंधेरा हो जाता है, गाड़ी नहीं दिखती है जहां उसकी बहन बैठी हुई थी बिल्ला के साथ। पीछे से वही 3 फीट वाला कृपान निकाल के संजय पर हमला कर देता है। संजय वहीं गिर जाता है मित्रों। अब उधर बिल्ला गीता के साथ मित्रों चाकू के बल पर बलात्कार करने का प्रयास कर रहा होता है। प्रयास क्या करता है, उसने उसके साथ बलात्कार किया और इतने देर में इधर से रंगा भी आता है। रंगा ने भी उसके साथ बलात्कार किया। वो लहूलुहान थी, वैसे उसने बहुत ज़्यादा प्रतिरोध किया था मित्रों। बिल्ला का सर फट चुका था क्योंकि उसी कृपान से गीता ने उसके सर पर दे मारा था। बहुत लंबा घाव लगा हुआ था बिल्ला को सर में, लेकिन फिर भी वो हवसी, वो बहसी उसका बलात्कार करता है उस छोटी सी बच्ची का। सोचो कितना दर्द और कितनी बेबस महसूस कर रही होगी वो उस वक्त। वो 3 घंटे पहले अपने घर से तैयार होकर ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाने निकली थी और उन दोनों भाई बहनों का क्या हाल था उसे पता भी नहीं था कि उसका भाई मर चुका है, थोड़ी दूरी पर रोड के किनारे पड़ा हुआ है। वो सोच रही थी उसका भाई टहलने गया है, वो खुश थी कि मेरे भाई को छोड़ देगा, मुझे छोड़ देगा। लेकिन जब वो रंगा आता है और उसने भी उसके साथ बलात्कार किया, अब वो बेबस हो चुकी थी और खुद को बिल्कुल छोड़ दिया था उनके हवाले कि अब जिंदा रहना है कि नहीं उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो भी बलात्कार कर लेता है उसके बाद वो पूछती है उनसे कि मेरा भाई कहाँ है, तो वो दोनों उसे कहते हैं चलो तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले चलता हूँ, वो बगल में ही है। और वहीं उसे ले जाते हैं अंधेरे में। उसको भी पीछे से वैसे ही कृपान से मार के दोनों भाई बहनों को खींचकर उसी जंगल में फेंक देते हैं और वापस गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। मित्रों ये दोनों भाई बहन की लाश वहीं जंगल में पड़ी रहती है। ये बियावान सुनसान जंगल था दिल्ली का ऐसा जहां कोई नहीं जाता था। उस वक्त आप सोचो करीब 3 घंटे तक उस निर्जन, उस सुनसान रोड पर ये सब कुछ होता रहा। मारपीट होती रही, बच्चों के साथ जाती हुई, बलात्कार हुए, मर्डर हुआ, लेकिन कोई गाड़ी वहाँ से क्रॉस नहीं की। किस तरह का निर्जन और बियावान जगह होगा। अब इधर 9 बजने के बाद से ही उनके पापा गीता और संजय के ये ऑल इंडिया रेडियो खोल कर बैठे रहते हैं कि अब बेटी गाना गाएगी। लेकिन जब वो टाइम था उस वक्त उसकी बेटी का आवाज़ नहीं आता रेडियो पर, किसी और बच्चे का प्रोग्राम चालू हो जाता है। इनके पिता थोड़ा सा चिंतित होते हैं, फिर सोचते हैं हो सकता है आज गाने का मौका नहीं दिया मेरी बेटी को। वो ऑल इंडिया रेडियो खुद जाते हैं अपने स्कूटर से कि जाते हैं बेटी बेटा दोनों को स्कूटर पर बिठा के ले आएंगे। वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि आज तो गीता और संजय आए ही नहीं। मित्रों इनको झटका लगता है, इनके सारे रिलेटिव को फ़ोन किया जाता है, गीता और संजय के दोस्तों को फ़ोन किया जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। हार कर रात के 11 बजे ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा कर अपने घर आ जाते हैं थक कर। दोस्तों 26 अगस्त को ये सब घटना होती है, 27 अगस्त बीत जाती है। 28 अगस्त की शाम मित्रों एक चरवाहा वो बुद्धा गार्डन वाले रोड में जो अपने गाय भैंस को चराने जंगलों में जाता था, उसको 2 लाशें दिखती है। वो दौड़कर पुलिस पिकेट के पास जाता है नज़दीकी, उसे पता रहता है कि कहाँ पुलिस बैठती है और वहाँ बताता है कि ऐसे ऐसे लाश है। मित्रों वो बड़ी घटना थी दिल्ली की। ऑफिसर की बेटी लापता थी 2 दिनों से। दिल्ली के सभी थानों को खबर थी, दिल्ली के उस पुलिस को भी पता था जिसको बुलाया था चरवाहे ने। वो देखते ही समझ जाता है कि ये लड़की और लड़का गायब हैं 2 दिन से, कहीं वही तो नहीं। खबर किया जाता है, मदन मोहन चोपड़ा जी आते हैं, शिनाख्त होती है, पता चलता है यही गीता और संजय की लाश है। वो एक्सेप्ट करते हैं। मित्रों इसके लाश को देखने से लगता था कि गजब दरिंदगी की गई है लाश के साथ। पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था दोनों भाई बहनों का। करीबन पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि गीता के शरीर पर 36 बार तलवार से और चाकुओं से मारा गया था। उसके भाई को करीब 11 बार चाकू से मारा गया था और तलवार से। नग्न अवस्था में थी गीता, उसके साथ बलात्कार की पुष्टि होती है। इस तरह का खबर आने के साथ ही पूरे देश में मित्रों बहुत ज़्यादा आक्रोश का माहौल हो जाता है। वो ऐसा दौर था, गीता के कॉलेज के स्टूडेंट सड़क पर आ जाते हैं, पुलिस भी एक्टिव होती है, पुलिस पूरे अगल बगल के स्टेट को खबर करती है, पता करो ये कैसे हुआ, कौन हुआ, लेकिन कोई सुराग नहीं था मित्रों।
अब करें तो क्या करें। गीता के पापा बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। वो पुलिस पर भरोसा न करते हुए मित्रों सीधा मीडिया में जाते हैं अपनी बेटी और बेटे की फ़ोटो लेकर। और उस वक्त ऐसा दौर था कि हर दिन पत्रकार और प्रेस में, चूँकि अखबार ही उस वक्त प्रेस का माध्यम था, इस तरह से सोशल मीडिया साइट्स नहीं थे और न्यूज़ चैनल नहीं थे इतने। एक DD1 हुआ करता था और उसी पर न्यूज़ आते थे एक आधे घंटे का, और न्यूज़पेपर होता था। तो न्यूज़पेपर में उन्होंने अपने बेटे बेटी की तस्वीर दी और अपील की कि कुछ इनके बारे में कोई जानते हों, कैसे हुआ ये घटना तो बताएं। मित्रों, बहुत असर हुआ इसका। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त मिनिस्टर थे और वो भी बहुत भीतर से व्यथित थे इस घटना के बाद। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते हुए प्रोटोकॉल को तोड़कर मित्रों गीता और संजय के घर गए थे। प्रधानमंत्री कभी जाता नहीं इस तरह की घटनाओं में, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मोरारजी देसाई खुद गए और पूरे देश की पुलिस एक्टिव हो गई थी इसके अपराधियों को खोजने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी गीता के कॉलेज में जाते हैं जहां स्टूडेंट्स बहुत आक्रोशित थे और बवाल मचा रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी को एक पत्थर लगता है। स्टूडेंट्स इतने आक्रोशित थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा सफ़ेद कुर्ता खून से लाल हो जाता है। मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि देश कितना आक्रोशित था इस घटना से। खैर मित्रों, उस प्रेस में जब फोटो छपती है दोनों बच्चों की, तो वो जो गोल डाक खाने के पास जब ये संघर्ष कर रहे थे दोनों भाई बहन रंगा और बिल्ला से, उस वक्त जो स्कूटर वाला था घनश्याम, वो सामने आता है और उसने बताता है कि मैंने देखा है इस दोनों को जो इस फिएट में थे और बच्चे चिल्ला रहे थे। उस घनश्याम की मदद से स्केच बनाया जाता है और इन दोनों का स्केच रंगा और बिल्ला का जारी किया जाता है। लेकिन उतना परफेक्ट स्केच न होने के कारण मित्रों कोई खास फायदा नहीं होता। रंगा और बिल्ला का कोई रिकॉर्ड कहीं मिल नहीं रहा था, कोई इस तरह का चेहरा वाला अपराधी टैली नहीं कर पा रहा था। और करीब 10 दिन बीत जाते हैं मित्रों। 8 सितंबर को कालका मेल, जो कि हावड़ा से चल के कालका तक जाती है, कालका जो कि शिमला जाने के लिए लास्ट स्टेशन है, कालका मेल में आगरा से 2 आदमी चढ़ते हैं दिल्ली की तरफ जाने के लिए, और वो गलती से आर्मी बोगी में घुस जाते हैं। अब उसमें वो दोनों रंगा और बिल्ला ही थे जो मुंबई गए थे, लेकिन मुंबई से क्या मन में आया कि वो भागकर वापस दिल्ली आए थे। शायद मुंबई में उन्हें पकड़े जाने का डर था, मुंबई में भी कुछ क्राइम उन्होंने किए हुए थे। वो वापस उनको पकड़ा जाना था, इसलिए वो दिल्ली आए थे। वो साले घुस गए आर्मी बोगी में, और आर्मी बोगी में पूछने पर बोल दिया कि भाई मैं भी आर्मी हूँ। आर्मी वाले ने कहा कार्ड दिखा। अब इनके पास कार्ड तो था नहीं, बेटा करे क्या। अब आर्मी वाला उसमें एक था जो बहुत ज़्यादा अपडेट रहता था, न्यूज़ से पेपर देखता था, उसने देखा अरे ये तो 2 वैसा ही लोग है जिसका स्केच है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाल वाल सब उस तरह का बनाया हुआ था स्केच में। बस आर्मी वालों ने झपट के पकड़ लिया। वैसे बिल्ला बहुत हमलावर रहता था, गुस्से वाला था। बिल्ला ने कुछ बदतमीजियाँ की थी आर्मी वाले से, तो आर्मी वाले ने दिया था दबा के उनको, और पकड़ के रख लेते हैं। उस आर्मी वाले ने अपने दोस्तों को कहा इसका चेहरा मुझे मिल रहा है, जो आर्मी वाले बेटी और बच्चे की हत्या हुई है, ये अपराधी वही लग रहा है। दिल्ली GRP को खबर की जाती है, ये दोनों पकड़े जाते हैं। इन दोनों शुरू में तो पूरा इनकार किया कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करती है तो सारी कहानी इन दोनों खूंखार अपराधियों ने बयां की। और मित्रों, इस सनसनीखेज घटना का पर्दाफाश होता है। पुलिस अपने सबूत जुटाती है, चूँकि फांसी और सज़ा दिलाने के लिए सबूत चाहिए होता है। सिर्फ कन्फेस कर लेना अपराधी का काफ़ी नहीं होता हमारे जुडिशियल सिस्टम में। तो बहुत सारे सबूत भी मिल जाते हैं, गाड़ी में लगी हुई मिट्टी, इसके बिल्ला के सर पे जो जख्म था जो दिया था गीता ने वो, उसके बाद उसके हाथ में जो खून थे गीता के नाखून में, इसको नाखून से नोचा था बिल्ला को, वो सब खून का सैंपल मिल जाता है। बिल्ला से DNA, इसका बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। तो इनको सब पेश किया जाता है। और इतना ज़्यादा आक्रोश था देश में कि 1 साल के अंदर लोअर कोर्ट में रंगा और बिल्ला को फांसी की सज़ा दी जाती है। जल्दी जल्दी सभी कोर्ट से फांसी की सज़ा दी गई मित्रों। सुप्रीम कोर्ट तक का मामला 3 साल के अंदर क्लियर हो जाता है। दया याचिका भी 3.5 साल में खारिज कर दी जाती है। अंततः इसको फांसी मित्रों 31 जनवरी 1982 को इन दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। वैसे आपको बताता चलूं कि महात्मा गांधी के हत्यारे के अलावा और किसी भी मामले में इतनी
तीव्र गति से फांसी की सजा नहीं दी गई थी। ये रंगा और बिल्ला का मामला इतना ज़्यादा फैला, इतना ज़्यादा लोग आक्रोशित हुए। इस तरह की घटना मतलब कलंक थी समाज के नाम पर। कैसे कैसे वासी और राक्षस हमारे यहाँ रहते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण था मित्रों। आज मित्रों संजय और गीता के नाम से वीरता अवार्ड का भी की घोषणा कर दी गई। जो बाल कल्याण एक परिषद है, उसने संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड, हर 26 जनवरी को हिंदुस्तान में 2 अवार्ड दिया जाता है मित्रों। इन दोनों बच्चों की निडरता, साहस और जुझारूपन को देखते हुए मित्रों बहुत सारे बच्चों ने मोमबत्तियां जलाई, इनके सम्मान में ये किया वो किया। और इनका वाकई मानना पड़ेगा कि इतने खूंखार अपराधियों के सामने ये छोटी सी बहन अपने छोटे से भाई को बचाने के लिए कितना लड़ी। और ये छोटा सा भाई 9th क्लास में पढ़ने वाला अपनी बड़ी बहन की इज्जत को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। छोटा था, लड़ नहीं पाया, मार दिया इस अपराधियों ने, लेकिन फिर भी अपने साहस और अपने निडरता का लोहा मनवा लिया दोनों भाई बहनों ने। आज इनके नाम पर पुरस्कार जो दिया जाता है, इन दोनों को सम्मान है मित्रों, इनके परिवार को सम्मान है। और इसी तरह की कहानी के लिए फॉलो कीजिएगा ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। मैं फिर से जागरूक करने के लिए कुछ नई कहानी, कुछ नए अपराध के बारे में आपको बताने जल्दी ही आऊँगा। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, सावधान रहिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।